नमस्कार, जय हिंद। मैं सतीश मिश्रा आपका स्वागत करता हूं मैथ बाय एसएम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम डिटर्मिनेंट टॉपिक स्टार्ट कर चुके हैं और काफ़ी लेक्चर्स इसमें हो चुके हैं। आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड 5 लेक्चर्स इन दिस टॉपिक। सो टुडे इज़ द 6th लेक्चर ऑफ डिटर्मिनेंट्स, राइट? ठीक है, तो 6th लेक्चर है। अगर आपने इसके पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो मैं उनका जो लिंक है यहाँ पे आई बटन में दे दूंगा। मतलब उन सभी लेक्चर्स का एक प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आई बटन में दूंगा और उसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा। तो अगर आपको प्रीवियस लेक्चर्स देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में इस टॉपिक के प्लेलिस्ट का लिंक होगा। उस प्लेलिस्ट को एक्सप्लोर करके आप अभी तक के मतलब 6th ये लेक्चर के पहले जितने भी लेक्चर्स हुए 1 से लेके 5 तक उन सभी लेक्चर्स को आसानी से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का टॉपिक किस बारे में है? तो आज हम बात करने वाले हैं ऑर्डर फॉर डिटर्मिनेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर फॉर डिटर्मिनेंट। ठीक है, ये बहुत ही रेयर टॉपिक है, बहुत ही रेयरली किसी जगह पे पूछा जाता है, राइट? लेकिन आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज ऑर्डर फॉर डिटर्मिनेंट, और अगर कोई ऑर्डर फॉर डिटर्मिनेंट आपके सामने आ गया तो आपको उसका वैल्यू फाइंड कैसे करना है। ठीक है दोस्तों, तो कोई टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, तो चलिए लेक्चर का शुभारंभ करते हैं। दोस्तों, हम अब देखने वाले हैं कि भाई ऑर्डर फॉर डिटर्मिनेंट क्या चीज़ है, इसके क्या कॉन्सेप्ट्स है, इसकी बेसिक्स को भी समझेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट इसके कुछ बेसिक बातों को समझ लेते हैं। तो ऑर्डर फॉर डिटर्मिनेंट में सबसे पहली बात कि ऑर्डर क्या रहेगा, तो ऑर्डर ऑब्वियस सी बात है ऑर्डर 4 ही होगा। तो इस डिटर्मिनेंट में कितने रोज होंगे, कितने कॉलम्स होंगे? तो ऑर्डर फॉर डिटर्मिनेंट में नंबर ऑफ रोज विल बी 4 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स विल बी 4, राइट? जितना ऑर्डर होता है उतने ही रोज होते हैं, उतने ही कॉलम्स होते हैं। और कितने एलिमेंट्स होंगे इसके अंदर? तो हमें ये फॉर्मूला पता है कि अगर डिटर्मिनेंट का ऑर्डर n है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बी 2n। तो इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? 2n। यहाँ पे n क्या है? 4 है, तो 2 मतलब कितना है? 16। यानी देर विल बी 16 एलिमेंट्स इन दिस ऑर्डर फॉर डिटर्मिनेंट्स। यानी ऑर्डर फॉर डिटर्मिनेंट में 16 एलिमेंट्स होंगे जिन्हें 4 रोज एंड 4 कॉलम्स में अरेंज किया जाएगा। ठीक है, तो चलो फटाफट हम लोग ये 16 एलिमेंट्स को देख लेते हैं। मतलब एलिमेंट्स को उनके पोजीशन के हिसाब से देख लेते हैं, बिकॉज हर एक एलिमेंट का अपना एक पोजीशन होता है। जो भी एलिमेंट हम कंसिडर करते हैं वो एलिमेंट किसी एक रो और किसी एक कॉलम में प्रेजेंट होगा। अब अगर ऑर्डर फॉर डिटर्मिनेंट है तो इसमें 4 रोज हैं, 4 कॉलम्स हैं। अगर मैं कोई भी एक रो लेता हूं तो उसके अंदर 4 कॉलम्स होंगे, और कोई भी एक कॉलम अगर लेते हैं तो उसके अंदर 4 रोज होंगे। सो एवरी रो विल कंटेन 4 कॉलम्स एंड एवरी कॉलम विल कंटेन 4 रोज। दैट्स क्लियर? ओके, तो चलो, तो हम फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को लिखते हैं। तो A11 एलिमेंट प्रेजेंट इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। फिर A12 एलिमेंट प्रेजेंट इन फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। A13 एलिमेंट प्रेजेंट इन फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। A14 एलिमेंट प्रेजेंट इन फर्स्ट रो एंड फोर्थ कॉलम। ठीक है, फर्स्ट रो कंप्लीट। सेकंड रो A21 A22 A23 A24। ठीक है, थर्ड रो A31 A32 A33 A34 एंड फोर्थ रो A41 A42 A43 A44। तो आई होप अभी आप लोग को ये A41 समझा रहेगा। A41 मतलब एलिमेंट प्रेजेंट इन फोर्थ रो एंड फर्स्ट कॉलम। A41 एलिमेंट प्रेजेंट इन फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम। A42 एलिमेंट प्रेजेंट इन फोर्थ रो सेकेंड कॉलम। A43 एलिमेंट प्रेजेंट इन फोर्थ रो थर्ड कॉलम। A44 एलिमेंट प्रेजेंट इन फोर्थ रो फोर्थ कॉलम। ये आई थिंक आपको पता होगा, बाकी आप समझ गए, राइट? ठीक है, अब ये 16 एलिमेंट्स को 4 रोज एंड 4 कॉलम्स में अरेंज करने के बाद ये सभी एलिमेंट्स को हमें 2 लाइंस के विद इन एनक्लोज करके लिखना है। तो ये बन गया हमारा ऑर्डर फॉर डिटर्मिनेंट का जनरल फॉर्म। ठीक है, अब इसमें कोई भी एलिमेंट है वो आप इजीली समझ सकते हैं कि भाई कौन सा रो एंड कौन सा कॉलम आएगा। ठीक है, अगर मैं आपको पूछूं कि भाई A32 कहाँ प्रेजेंट है, तो आप ये बता सकते हो कि A32 लाइज इन थर्ड रो सेकेंड कॉलम। A24 it is present in second row fourth column. It is present in second row and fourth column. A34 so it is present in
थर्ड रो, फोर्थ कॉलम एंड सो ऑन। क्लियर? तो ये तो ऑर्डर फॉर डिटर्मिनेंट का जनरल स्ट्रक्चर हमने देख लिया। अब हमें ये समझना है कि ऑर्डर फॉर डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है वो हम कैसे फाइंड करेंगे, वो कैसे फाइंड करेंगे। तो इसके लिए एक ऑर्डर फॉर डिटर्मिनेंट लेते हैं हम लोग। वो हम एलिमेंट्स, उसके जो एलिमेंट्स होंगे वो सिंबॉलिक फॉर्म में लेंगे, लाइक A1 B1 C1 D1 लाइक दैट। ओके, ठीक है। चलो, तो यहां पर हम ले रहे हैं A1 B1 C1 D1, 4 एलिमेंट्स, मतलब एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो। उसके बाद में A2 B2 C2 D2 एलिमेंट्स इन सेकेंड रो, A3 B3 C3 D3 एलिमेंट्स इन थर्ड रो, A4 B4 C4 D4 एलिमेंट्स इन फोर्थ रो। ठीक है, तो इसका वैल्यू डेल्टा मान लिया। अब इसका वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे? तो देखो, जैसे ऑर्डर 3 डिटरमिनेंट में हम करते थे वैसे ही ऑर्डर 4 डिटरमिनेंट में भी हम करेंगे कि ऑर्डर 3 डिटरमिनेंट में हम फर्स्ट रो के एलिमेंट्स का हेल्प लेकर डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड करते थे। तो हम यहाँ भी फर्स्ट रो के एलिमेंट्स का ही हेल्प लेंगे, ये चारों एलिमेंट्स का हेल्प लेंगे। वैसे सभी एलिमेंट्स यूज होंगे बट शुरुआत शुरुआत हम इन्हीं एलिमेंट से करने वाले हैं। ठीक है, तो तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हम लिखेंगे A1। अच्छा, उसके पहले साइन स्कीम की बात होती है कि साइन स्कीम अप्लाई करो। तो साइन स्कीम कैसे अप्लाई होगा? तो पहला एज इट इज, मतलब पहले को एज इट इज लिखना है, सेकंड का साइन चेंज, थर्ड को एज इट इज और फोर्थ का साइन चेंज। आई थिंक ये ACA समझ में आ गया रहेगा। पहले टर्म को एज इट इज लिखो, सेकंड का साइन चेंज करो, थर्ड को एज इट इज लिखो, फोर्थ का साइन चेंज करो। तो पहले को एज इट इज लिखना है, तो A1 लिखेंगे इक्वल टू A1, और A1 फिर A1 के साथ क्या होगा? तो हमें पता है कि A1 जो है वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में प्रेजेंट है। तो भाई क्या करना है कि भाई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देना है। उसको डिलीट करने के बाद हम देख सकते हैं कि भाई ये 9 एलिमेंट्स बच गए, ये 9 एलिमेंट्स बच गए, और ये क्या फॉर्म करेंगे? ऑर्डर 3 डिटर्मिनेंट। तो ये 9 एलिमेंट्स का जो ऑर्डर 3 डिटर्मिनेंट बनेगा उसका वैल्यू A1 के साथ लिखा जाएगा। तो A1 के साथ क्या होगा? ये 9 एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो मैं इनको यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, और ये डिटर्मिनेंट के अंदर आ गए। तो A1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ दीज 9 एलिमेंट्स। ओके, और यही कुछ हम लोग ऑर्डर 3 डिटर्मिनेंट में भी करते थे, राइट? A1 लिखते थे, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट लिखते थे, फिर उसके बाद फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करते थे, तो उसके बाद 2 by 2 का डिटर्मिनेंट बचता था, उसे लिख देते थे, राइट? बस वही प्रोसेस है। अब हम आएंगे B1 पर, और B1 का साइन चेंज करेंगे। C आना है इसके ऊपर, साइन चेंज। तो B1 बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव है, साइन चेंज करके क्या हो जाएगा? नेगेटिव, तो -B1। तो -B1 के साथ क्या आएगा? अब B1 कहाँ पे प्रेजेंट है? तो इट लाइज इन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, डिलीट कर दिया। तो इसके बाद देखो आप यहाँ पे, ये 3 एलिमेंट्स यहाँ पे बचे और ये 6 एलिमेंट्स यहाँ पे बचे। टोटल कितने एलिमेंट बचे? 9 एलिमेंट्स। ये 9 एलिमेंट्स मिलकर क्या बनाएंगे? ऑर्डर 3 डिटर्मिनेंट। और वो ऑर्डर 3 डिटर्मिनेंट किसके साथ आएगा? B1 के साथ आएगा। तो कॉलम वाइज लिखेंगे। पहले हम इस कॉलम को लिख लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद फिर ये 2 कॉलम्स बचे ना, सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, इनको यहाँ लिख लेते हैं। तो B1 का भी काम हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे? अब हम आएंगे C1 पे। C1 लेंगे, साइन क्या रहेगा? A आ रहा है ना, A मतलब एज इट इज, यानी C1 बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव है तो उसको एज इट इज यानी +C1 ही लिखना है। और C1 कहाँ पे प्रेजेंट है? तो इट लाइज इन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, डिलीट कर दिया। तो बचा क्या? अब देख सकते हो, अभी ये 6 एलिमेंट्स यहाँ पे बचे और ये 3 एलिमेंट्स यहाँ पे बचे, टोटल 9 एलिमेंट्स। ये भी एक ऑर्डर 3 डिटर्मिनेंट फॉर्म करेंगे, और ये ऑर्डर 3 डिटर्मिनेंट किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? C1 के साथ। तो इस C1 के अंदर पहले आप ये 6 एलिमेंट्स को लेंगे, और उसके बाद फिर आप ये 3 एलिमेंट्स को लेंगे।
तो C1 के साथ भी C1 के साथ हमने क्या किया, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को एलिमिनेट करने के बाद ये जो 6 और ये प्लस 3 9, ये जो 9 एलिमेंट्स बचे उनका डिटर्मिनेंट यहाँ पे C1 के साथ लिख दिया है। ठीक है, तो C1 का भी काम हो गया। अब इसके बाद आप आते हैं D1 पे। अब ये D1 को यूज करेंगे, इस D1 को, राइट। तो D1 कहाँ पे प्रेजेंट है? अच्छा, D1 को कैसे लिखना है? पहली बात A C मतलब चेंज। तो बाय डिफॉल्ट D1 पॉजिटिव है, तो चेंज करेंगे साइन, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव माइनस D1। तो माइनस D1 लिखेंगे यहाँ पे, और माइनस D1 के साथ भी हमें पता है कि एक ऑर्डर 3 डिटर्मिनेंट आने वाला है, ऑर्डर 3 डिटर्मिनेंट आने वाला है। ठीक है, तो भाई D1 वो ऑर्डर 3 डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए D1 का करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो D1 हमें पता है कि फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम में प्रेजेंट है, डिलीट कर दिया फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम को। तो जैसे ही आप फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम को डिलीट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये 9 एलिमेंट्स बच गए, और ये जो 9 एलिमेंट्स है इनका जो डिटर्मिनेंट है वो आप इस D1 के साथ लिखने वाले हैं। तो D1 के साथ क्या होगा कि भाई ये जो 9 एलिमेंट्स है इनका डिटर्मिनेंट आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो इसके इस तरीके से आपने ऑर्डर 4 डिटर्मिनेंट का एक्सपांशन कर दिया। क्या कर दिया? एक्सपांशन। तो सपोज किसी ने आपको पूछा कि कैन यू एक्सपांड ऑर्डर 4 डिटर्मिनेंट, तो अगर आपने ये लेक्चर देखा होगा, राइट, आज के बाद अगर आपने इसको ध्यान से समझा, तो आज के बाद कोई अगर पूछेगा कि भाई कैन यू फाइंड आउट, क्या आप ऑर्डर 4 डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो आपको कहना चाहिए यस कर सकते हैं। और कैसे करना होगा, तो ये प्रोसीजर है, इसको फॉलो कर लेना, इसी को ही फॉलो कर लेना, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ऑर्डर 3 डिटर्मिनेंट। ओके, तो अगर आपको ये मेथड समझ में आया, तो ये मेथड अगर अच्छा लगा, पसंद आया, आपने इसको अगर पसंद किया है, तो यार वीडियो को लाइक एक दे देना। ठीक है, चलो। तो अब हम, अच्छा, अब ये तो मैंने बता दिया कि भाई एक्सपांशन हो गया, तो एक्सपांशन वाली बात थी, राइट। अब आगे क्या करना है, तो आगे आपको इन इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट्स का एक्सपांशन लिखना है। तब तो बोलोगे यार ये तो बहुत ही लंबा प्रोसेस है। यस, लंबा है, बट क्या करें, यही एक तरीका है जिससे हम ऑर्डर फॉर डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, क्लियर है? तो बस यही तरीका है। तो आपको क्या करना है कि भाई A1 इंटू डिटर्मिनेंट इसका एक्सपांशन, B1 इंटू इसका एक्सपांशन, C1 इंटू इसका एक्सपांशन, D1 इंटू इसका एक्सपांशन, फिर ये एक्सपांशन करते जाओ, सिंप्लीफाई करते जाओ, एंड में यू विल गेट द वैल्यू। तो ये नहीं कि यहाँ पे छोड़ दिया, नहीं, यहाँ छोड़ दोगे तो आंसर मिलेगा ही नहीं आपको, मतलब फाइनल रिजल्ट मिलेगा ही नहीं। ये तो आपने आधा अधूरा काम किया, ये तो जस्ट एक्सपांशन है। बट इफ यू वांट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट which is order for determinant, then you must expand these 4 determinants for sure, then only you'll get the value of the determinant. Okay, तो समझ में आ गया? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अभी एक फटाफट एक एग्जांपल लेते हैं नंबर्स के टर्म्स में, और देख लेते हैं कि भाई ऑर्डर फॉर डिटरमिनेंट कैसे फाइंड होगा। तो दोस्तों हमारे सामने एक देख सकते हैं आप, एक ऑर्डर फॉर डिटरमिनेंट है, बराबर है। अब ये जो ऑर्डर फॉर डिटरमिनेंट है इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो 16 एलिमेंट्स आप देख सकते हो कि 4 रोज एंड 4 कॉलम्स में अरेंज्ड है, राइट। तो इसका वैल्यू मैं मान लेता हूँ डी मान लिया। चलिए, तो चलो भाई ये डी का वैल्यू फाइंड करो। कैसे करेंगे, तो शुरुआत हम करेंगे इस वाले एलिमेंट से, -2 से। तो -2 लिख देते हैं, और इसको एज इट इज लिखना, ध्यान दो, अभी एज इट इज चेंज, एज इट इज चेंज। तो -2 को एज इट इज लिखा, यानी -2 ही रहेगा। और इसके साथ क्या आएगा, ऑर्डर 3 डिटर्मिनेंट आएगा, और उस ऑर्डर 3 डिटर्मिनेंट में क्या आने वाला है, फिर -2 जो है वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में प्रेजेंट है। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे। तो जैसे आपने इसको डिलीट किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 9 एलिमेंट्स का एक ऑर्डर 3 डिटर्मिनेंट बन रहा है। तो इसको उठाकर इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे, मतलब उसको ही कॉपी करना है यहाँ पे जस्ट। तो -2 के साथ ये ऑर्डर 3 डिटर्मिनेंट आ गया। तो -2 का काम हो गया।
ठीक है, अभी -2 का काम हो गया। इसके बाद में ये ए सी, तो यहाँ पे सी है, सी मतलब साइन चेंज, तो 5 का साइन चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा -5, और -5 के साथ भी एक ऑर्डर 3 डिटर्मिनेंट आएगा। उसके लिए आपको क्या करना है, 5 जो है वो कौन से रो एंड कौन से कॉलम में है, तो इट लाइज इन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो कहाँ प्रेजेंट है, फर्स्ट और सेकंड कॉलम में। तो फर्स्ट और सेकंड कॉलम में ये प्रेजेंट है, तो इसके बाद देखो अब क्या बच रहा है, ये 3 एलिमेंट्स बचे जो फर्स्ट कॉलम को बनाएंगे, और ये 6 एलिमेंट्स बचे जो कॉलम 2 और कॉलम 3 बना रहे हैं। तो ये टोटल 9 एलिमेंट्स का जो डिटर्मिनेंट है वो -5 के साथ आएगा। ये फर्स्ट कॉलम 1 0 -1, और उसके साथ ये सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम, जो यहाँ पे आप लिख देंगे। ठीक है, ठीक है, तो अब आपका 2 एलिमेंट्स का काम हो गया, मतलब आपने -2 और 5 का हेल्प ले लिया, इसका यूज़ कर लिया, इसका यूज़ कर लिया। अब आपको ये दोनों एलिमेंट्स का हेल्प लेना बाकी है, इनका यूज़ करना बाकी है। तो अब हम क्या करेंगे, 3 को लेंगे। अच्छा, 3 पे क्या साइन आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव क्या आएगा, तो ए आया, ए मतलब एज इट इज, मतलब 3 जैसा है वैसे लिखेंगे, तो 3 बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव है, तो प्लस साइन लिखेंगे हम, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस साइन। और 3 के साथ भी हमें पता है कि ऑर्डर 3 डिटर्मिनेंट आने वाला है, तो 3 जो है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में लाई कर रहा है। तो बचा क्या, तो ये 6 एलिमेंट्स और ये 3 एलिमेंट्स, टोटल हो गए 9 एलिमेंट्स, तो उनको यहाँ पे लिख देना है। तो ये जो 6 एलिमेंट्स हैं, ये 6 एलिमेंट्स, नाइन एलिमेंट, तो टोटल 9 एलिमेंट्स हो गए। यानी देखो, जो एलिमेंट जिस रो एंड जिस कॉलम में प्रेजेंट है उसे एलिमिनेट करने के बाद जो भी एलिमेंट्स बचते हैं वो ऑर्डर 3 डिटर्मिनेंट फॉर्म करते हैं, तो वो ऑर्डर 3 डिटर्मिनेंट आपको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ लिखना होता है। तो ये 3 का भी काम कंप्लीट कर दिया हमने। अब इसके बाद में आपको ये लास्ट वाले एलिमेंट को लिखना है, तो लास्ट एलिमेंट में क्या होगा, तो ए सी मतलब क्या, लास्ट में सी आ रहा है राइट, सी मतलब चेंज, यानी -4 का साइन चेंज करके लिखना पड़ेगा। तो -4 का साइन चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, +4, तो +4 के साथ एक डिटर्मिनेंट आएगा, और उसे वो डिटर्मिनेंट ऑब्टेन करने के लिए आपको ये जो एलिमेंट है -4, इसका रो एंड कॉलम, करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम डिलीट करना होगा। तो कौन सा रो एलिमिनेट होगा, फर्स्ट रो, और कौन सा कॉलम, फोर्थ कॉलम, डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद आप देख सकते हो कि ये 9 एलिमेंट्स बच गए। ये 9 एलिमेंट्स का जो डिटर्मिनेंट है वो अब आपको यहाँ पे लिख देना है 4 के साथ। और इस तरीके से भाई हमारा ऑर्डर 4 डिटर्मिनेंट का एक्सपांशन हो गया कंप्लीट। देख सकते हैं आप, ये ऑर्डर 4 डिटर्मिनेंट का एक्सपांशन हो गया कंप्लीट। तो इसमें कोई गलती नहीं करनी, क्योंकि इसमें गलती कर दी आपने एक्सपांशन में, तो जो रिजल्ट आएगा वो गलत ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये ध्यान से करना है आपको। इसके बाद आपको क्या करना है, अब इसके बाद आपको ये सब इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट जो दिख रहा है आपको, 4 इंडिविजुअल ऑर्डर 3 डिटर्मिनेंट दिख रहे हैं, इनका वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, इनका वैल्यू फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे, चलिए। तो -2, उम्मीद करता हूं कि आप नोट डाउन भी कर रहे हैं। तो -2 और उसके साथ क्या आने वाला है, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू, तो -2 के बाद ब्रैकेट पुट करेंगे और उसके अंदर इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू लिखेंगे। तो सबसे पहला एलिमेंट यहाँ पे क्या है, 0 है। अब आपको दिख रहा है कि 0 है ना, तो 0 के साथ हम ब्रैकेट के अंदर क्या करते थे, 3 इंटू 0, मतलब इस एलिमेंट को लिखते थे पहले, और उसके बाद ब्रैकेट, उस ब्रैकेट के अंदर 3 इंटू 0 करेंगे, -4 इंटू 2 करेंगे। लेकिन ये 0 है तो कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0 ही आएगा। तो बिकॉज ये एलिमेंट यहाँ पे 0 है तो सीधा 0 लिखेंगे, और उसके बाद में हमें क्या करना है, आगे कुछ करना नहीं है, 0 के बाद आगे सीधा जंप करना है -5 पे।
-5 का साइन चेंज करके लिखना होगा, ऑर्डर 3 का रूल आपको पता ही है। तो -5 का साइन चेंज करेंगे तो +5 हो जाएगा। तो +5 और इसके बाद फिर ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर आपको पता है कि अब क्या होगा, 1 × 0 जो कि 0 आएगा, फिर माइनस, और फिर -4 × -10, -4 × -10 40, तो यहाँ पे 40 लिखेंगे। और उसके बाद में इस एलिमेंट का हेल्प लेना है 2 का, तो 2 का साइन चेंज करके नहीं लिखना है, एज इट इज लिखना है। यहाँ पे भी वही रूल है ना, ACA, तो एज इट इज +2 लिखेंगे। तो +2 और फिर ब्रैकेट, और 2 के साथ ब्रैकेट में क्या आएगा, 2 के साथ ब्रैकेट में ये 4 एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट आएगा, राइट। तो 1 × 2, 2 आ गया, फिर माइनस, फिर -3 × -10 जो कि होगा -30, लेकिन माइनस ऑफ -30 बिकम्स +30, तो +30 लिख देंगे, और ये वाला ब्रैकेट क्लोज। तो भाई आपने -2 के साथ इस डिटर्मिनेंट का एक्सपांशन लिख दिया। अभी 3 डिटर्मिनेंट्स और है, टेंशन मत लो, मज़ा आएगा। अब -5 के साथ इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू, राइट। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ -5, क्योंकि जगह नहीं है इसीलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। ब्रैकेट लिखते हैं, ट्राई करते हैं, थोड़ा सा ध्यान लेता हूँ। तो -5 चेंज कर देता हूँ, ब्रैकेट, और इस ब्रैकेट के अंदर आपको अब ये डिटर्मिनेंट एक्सपांड करके लिखना है। तो यहाँ पे पहला एलिमेंट 1 है, तो 1 लिख लेते हैं, 1, फिर ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर अब क्या होगा, तो 3 × 0 0, फिर 0, 2 × -4 -8, तो 0 माइनस ऑफ -8, 0 + 8 आएगा, तो 0 + 8। अब इसके बाद में -5, सेकेंड एलिमेंट -5 है, नेक्स्ट एलिमेंट, इसका साइन चेंज करके लिखेंगे, तो +5 हो जाएगा, और +5 इन ब्रैकेट। अब इस ब्रैकेट में क्या आने वाला है, तो 0 × 0 0 0, फिर माइनस, फिर -1 × -4 विच इज़ गोइंग टू बी 4, ठीक है। और इसके बाद फिर ये लास्ट एलिमेंट यूज़ करना है विच इज़ 2, तो +2 इन ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, ये 4 एलिमेंट्स 2 के साथ ब्रैकेट के अंदर ये 4 एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट, तो पहले 0 × 2 विच इज़ गोइंग टू बी 0, फिर माइनस, फिर ये 3 × -1 विच इज़ -3, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है, ये हो गया। तो अभी तक हमने 2 डिटर्मिनेंट एक्सपांड कर दिए भाई। अब आपको ये वाला डिटर्मिनेंट एक्सपांड करके 3 के साथ लिखना है, और ये वाला डिटर्मिनेंट एक्सपांड करके 4 के साथ लिखना है। तो चलिए इस पे काम शुरू करते हैं। तो +3 है, तो +3 फिर ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर इस डिटर्मिनेंट का एक्सपांशन होगा, तो पहले क्या है 1, तो 1 को एज इट इज़ लिखो, उसके बाद ब्रैकेट, और इस ब्रैकेट के अंदर फिर 1 × 0 0 आएगा, 0, फिर माइनस, फिर -4 × -10 विच इज़ गोइंग टू बी 40। उसके बाद में नेक्स्ट एलिमेंट तो 0 है, तो सीधा -0 लिखेंगे साइन चेंज करके, तो -0। उसके बाद में क्या आएगा, इसके बाद ये 2 है, तो +2। अभी मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि ऑर्डर 3 डिटरमिनेंट एक्सपांशन आपको पता ही होगा। ऑर्डर 3 डिटरमिनेंट का एक्सपांशन कैसे करते हैं वो आपको पता ही होगा, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो भाई डिटरमिनेंट का प्लेलिस्ट में ऑर्डर 3 डिटरमिनेंट एक्सपांड करने का प्रोसीजर बताया है, जाके वो प्रीवियस लेक्चर्स देख लो, समझ में आ जाएगा। तो अब ये 2 के साथ ये डिटरमिनेंट आएगा, तो इसमें पहले 0 × -10 जो कि 0 होगा, फिर माइनस, फिर फाइनली 1 × -1 इज गोइंग टू बी -1, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो भाई ये भी हो गया, यहाँ तक कंप्लीट कर दिया हमने। अब ये लास्ट बाकी है, चलो अब खत्म होगा। ओके, तो +4 इंटू, पहले ये 1 आएगा, 1 को एज इट इज, फिर ब्रैकेट, और इस ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा 1 × 2 विच इज गोइंग टू बी 2, फिर माइनस, तो फिर 3 × -10 विच इज
-30 तो +30 हो जाएगा। और इसके बाद में यहाँ पे भी 0 है तो नेक्स्ट एलिमेंट 0, तो उसको -0 लिख देंगे और आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद में यहाँ पे -5 आ रहा है, 0 है तो उसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0 ही होगा, राइट। तो इस एलिमेंट 0 लिखने के बाद आपको ब्रैकेट के अंदर जो भी मिलेगा वो 0 ही है, बराबर। और इसके बाद में हाँ, 0 के बाद क्या करना है, सीधा -5, तो इसको एज इट इज़ ही लिखना है, तो हम -5 ही लिखेंगे एज इट इज़। और फिर ब्रैकेट, और इस ब्रैकेट के अंदर अब क्या आएगा, 0 इंटू -10 जो कि 0 होगा। चलिए ज़ीरोज़ की वजह से काफ़ी ज़ीरोज़ आ रहे हैं, फिर माइनस, फिर क्या आने वाला है, 1 इंटू -1 विच इज़ गोइंग टू बी -1, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है भाई, तो ये है आगे का स्टेप। मतलब इन सभी, पहले तो ऑर्डर 4 डिटर्मिनेंट को हमने एक्सपांड किया और उन्हें ऑर्डर 3 डिटर्मिनेंट के टर्म्स में लिखा। फिर आगे जाकर हमने सभी ऑर्डर 3 डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई कर दिया, यहाँ पे देख सकते हैं आप। अब इसके बाद हमें डायरेक्टली ऑर्डर 4 डिटर्मिनेंट का वैल्यू मिलने वाला है। चलिए, तो -2 के बाद क्या होगा भाई, क्या आ रहा है ब्रैकेट में, तो यहाँ पे 0 है, छोड़ दो। 5 इंटू -40 जो कि 200 हो जाएगा, -200। और इसके बाद में यहाँ पे 30 + 2 32, 32 2 ज़ा 64, ठीक है। इसके बाद ये -5 और ब्रैकेट के अंदर क्या आ रहा है, 8, यहाँ पे 8 आ रहा है, 8। और इसके बाद में यहाँ पे 5 इंटू -4 जो कि -20 होगा। और इसके बाद यहाँ पे 2 इंटू +3, 2 इंटू +3 6 होगा, +6, इसका भी हो गया। अभी आगे बढ़ते हैं, आगे ये +3 है, तो +3 इन ब्रैकेट क्या आएगा, +3 इन ब्रैकेट 1 इंटू -40 जो कि -40 होगा। और इसके बाद में ये 0 डिस्कार्डेड, और ये 2 इंटू 1 +2। और लास्ट में ये टर्म लिखना है +4 ब्रैकेट 32 इंटू 1 32। और इसके बाद ये -0 एक छोड़ दो, फिर -5 इंटू 1 -5। ठीक है दोस्तों, आई होप अब आपको इसके बाद क्या करना है ये तो सबको ही पता है यार, इतने सालों से आप मैथ्स पढ़ रहे हो, राइट। तो फटाफट देख लेते हैं भाई क्या आने वाला है। -2 इंटू ये -200 + 64, तो 200 में से 64 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो कितना आ जाएगा, 136 -136। और इसके बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, 8 + 6 14, -20 + 14 -6, तो -5 इंटू -6। और इसके बाद में -40 + 2, -40 + 2 कितना होगा, -40 + 2 यार कितना होगा, -38 होगा। और लास्ट में यहाँ पे 4 इंटू 27, 32 - 5 27। तो अभी फटाफट कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पे -2 इंटू -136 है, तो ये 272 आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 272, तो -2 इंटू -136 272। यहाँ पे -5 इंटू -6 +30। और यहाँ पे 3 इंटू -38, तो पहली बात तो ये नेगेटिव होगा क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, 3 3 ज़ा 98, तो 3 8 ज़ा 24, 2 कैरी, 3 3 ज़ा 9 + 2 11 114। और लास्ट में 27 इंटू 4, 4 7 ज़ा 28, 2 कैरी, 4 2 ज़ा 8 + 2 10 08। तो भाई बस फाइनली इनका सिंप्लीफिकेशन करना है। तो भाई तीनों पहले पॉजिटिव नंबर्स ऐड कर लो, 108। अच्छा देखो, ये 108 - 114 ये तो -6 हो रहा है सीधा सीधा, तो 272 + 30 -6 आ रहा है। और 272 में अगर हम 30 ऐड करते हैं, ठीक है, या फिर 272 में से 6 निकाल देते हैं तो 266 हो जाएगा। और 266 + 30 करेंगे तो 296 आएगा, सही है ना। 272 - 6 266
प्लस 30 किया तो कितना हो जाएगा 296। तो फाइनली कितना वैल्यू आया 296। तो आप देख सकते हैं कि भाई ये जो ऑर्डर फॉर डिटर्मिनेंट दिया गया है काफ़ी मेहनत करने के बाद, काफ़ी समय लगाने के बाद इसमें, और ध्यान से करना क्योंकि एक प्लस माइनस का मिस्टेक आपका पूरा आंसर गलत कर देगा। तो 296 ठीक है। उम्मीद करते हैं कि सही हुआ होगा। सब ध्यान से किया है मैंने। अगर मान लो कि कुछ गलती हो गया मुझसे, तो कहीं पे भी अगर कुछ गलती होगा तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख देना कि भाई कौन से टाइम पे कौन से सेकंड पे गलती हुआ है, राइट? वो आप कमेंट में लिख दीजिए सो दैट बाकी स्टूडेंट्स को भी समझ में आ जाए, या फिर मैं भी उसे अपडेट कर दूंगा, ठीक है? तो भाई इस तरीके से कोई भी ऑर्डर फॉर डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड किया जाता है। तो अभी आप उम्मीद कर रहे होंगे कि भाई ये एग्जाम में ना पूछा जाए, क्योंकि ये बहुत ही लेंदी है, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है। सोचिए अगर ऑर्डर फॉर डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करने में इतना टाइम लग रहा है, तो अगर आपको बोला गया भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑर्डर 5 डिटर्मिनेंट, ऑर्डर 6, ऑर्डर 7, ऑर्डर 10, ऑर्डर 100, तो भाई वो हम अपने लेवल पे तो नहीं कर पाएंगे, पेन एंड पेपर का यूज़ करके नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हमने कैलकुलेटर्स बनाए हुए हैं, तो उन सभी कैलकुलेटर्स का यूज़ किया जाता है अगर बहुत ही हायर ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू फाइंड करते हैं। अगर ऑर्डर फॉर डिटर्मिनेंट का भी वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला जाएगा तो डेफिनेटली आपको एग्जाम में तो नहीं पूछा जाएगा, इट्स ऑब्वियस बिकॉज इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। तो हमने ऐसे कैलकुलेटर्स बनाए हुए हैं जो डिटर्मिनेंट ऑर्डर 4 का हो या चाहे ऑर्डर एन कोई भी हो, कोई भी ऑर्डर का हो, उसका वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। अगर आप गूगल में इंटरनेट पे सर्च करेंगे डिटर्मिनेंट कैलकुलेटर, तो आपको ऐसे कैलकुलेटर्स मिल जाएंगे जो आपको कोई भी ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करके दे देंगे, ऑर्डर 4 हो या 5 हो या 6 हो 7 हो। तो जनरली एग्जाम में तो ऐसे क्वेश्चंस पूछने का चांसेस बहुत कम है। हाँ, बहुत हायर लेवल जैसे ग्रेजुएट लेवल पे हो सकता है ग्रेजुएशन में, क्योंकि जिस स्टैंडर्ड से या जिस क्लास से आपको कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करने का परमिशन होता है, उसी लेवल पर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 10+2 में कोई साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करने के लिए या के लिए कोई परमिशन नहीं है। आप लॉग टेबल यूज़ कर सकते हो, और लॉग टेबल से ये नहीं फाइंड आउट होगा पहली बात तो। और जो यूज़ करेगा वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होगा, ठीक है? तो इतनी बुद्धिमानी भी सही नहीं है। तो बस नॉलेज के लिए मैंने बता दिया कि भाई ऑर्डर फॉर डिटर्मिनेंट का वैल्यू कुछ इस तरीके से फाइंड आउट किया जाएगा, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ कि आज का जो ये टॉपिक मैंने आपको समझाया ये आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये कुछ कॉन्सेप्ट यूनिक लगा, कुछ नया लगा, यार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। कमेंट बॉक्स में भी लिख के बताना सर कि बहुत मज़ा आया पढ़ने में। अगर आपको जब मैं कुछ पढ़ाता हूँ और आपको अच्छा लगता है ना, अगर आपको लगता है कि हाँ, सर ने पढ़ाया और अच्छा लगा, तो प्लीज़ यार कमेंट में लिख दिया करो यार। इससे मुझे ना थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि आपको पता है कि यार मतलब ये जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ इसके लिए तो मुझे कोई पेमेंट नहीं कर रहा है, ये मैं अपने लेवल पे अपनी खुशी से कर रहा हूँ, सो दैट जो नीडी स्टूडेंट्स हैं, जिनको कुछ कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया है, जिन जिन बच्चों को मतलब जो बच्चे क्लास नहीं लगा सकते हैं, जिनके पास वो फीस नहीं है, उस फीस को पे करने के लिए वो अमाउंट नहीं है कि बड़े बड़े कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करके प्राइवेट ट्यूशन लगाएं, कुछ करें, सो दैट उनका बोर्ड प्रिपरेशन हो सके। तो देखो, एजुकेशन ऐसी चीज़ है, जब हर एक इंसान एजुकेटेड होगा, वो भी सही मायने में एजुकेटेड होगा, अच्छे वे में एजुकेटेड होगा, उसको जब अच्छी शिक्षा मिलेगी, तब जाके उसका माइंडसेट क्लियर होगा, उसके अंदर एक विज़न डेवलप होगा, वो एक अच्छा इंसान बनेगा, वो अपने समाज को डेवलप कर सकता है, अपने समाज को आगे ले जा सकता है, समाज आगे जाएगा तो राज्य आगे जाएगा, और राज्य आगे जाने से देश आगे जाएगा। जब देश आगे जाएगा तो खुशहाली होगी, संपन्नता होगी और सब अच्छे से रह पाएँगे। तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, राइट? तो एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करना है तो सभी का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली मेरा पर्पज़ यही है कि भाई ये जो मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ, ये उन लोगों तक ये वीडियोज़ पहुँचे जिनको इसकी ज़रूरत है। इसीलिए मैं हर एक कॉन्सेप्ट, हर टॉपिक को कवर कर रहा हूँ, ठीक है? अ, तो बस यार वीडियो को लाइक करते जाइए और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। इससे मुझे सपोर्ट मिलेगा। इससे क्या होगा कि यूट्यूब मेरे वीडियोज़ को बहुत सारे लोगों तक पहुँचाएगा। सभी बहुत सारे ज़रूरतमंद लोगों के रिकमेंडेशन वाले पेज पे जाएगा। तो आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है और बहुत सारे मुझे वीडियोज़ बनाने हैं, और ये काम मैं अपने लेवल पे कर रहा हूँ। मुझे इसके लिए एक फूटी कौड़ी नहीं मिलने वाली है, क्योंकि अभी चैनल मोनेटाइज़ेशन पे नहीं गया है। जब चैनल मोनेटाइज़ेशन पे जाएगा तब थोड़ा कुछ अर्निंग स्टार्ट होगा। सीधी-सी बात है कि मतलब पैसा तो सभी को चाहिए, राइट? बट
पैसे कमाने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। मैं यहाँ पे लेक्चर लेने से कि अच्छा मैं कुछ प्राइवेट ट्यूशन भी ले सकता हूँ, कुछ और भी काम कर सकता हूँ जिससे मुझे ऑनलाइन पैसा मिल सकता है। बट क्योंकि मैं एजुकेशन फ़ील्ड में काम करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि भई एजुकेशनल फ़ील्ड में रह के ही मैं लोगों को कुछ हेल्प कर पाऊँ। क्योंकि आई थिंक अगर एजुकेशनल फ़ील्ड में मैं कुछ हेल्प कर रहा हूँ, लोगों को कोई चैप्टर समझने में हेल्प कर रहा हूँ, तो वो बहुत बड़ा हेल्प है। ठीक है दोस्तों, तो मैं चाहता हूँ कि यार जो लोग को सच में ज़रूरत है, ऐसे कंटेंट का सच में ज़रूरत है जो रियली जिनके पास कोई सपोर्ट नहीं है, आप प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ उन लोगों तक इस चैनल को पहुँचाओ, उनको रिकमेंड करो सो दैट उनकी पढ़ाई ना रुके। वो पैसे की मार देखिए मैं पैसे की मदद किसी को नहीं कर सकता क्योंकि मैं उस सिचुएशन में नहीं हूँ, ठीक है? लेकिन मैं जिस तरीके से मदद कर सकता हूँ, मैं उस मदद तरीके से मदद करने का पूरा कोशिश कर रहा हूँ। तो ज़रूरतमंद लोगों को ये चैनल रिकमेंड कीजिए, वो अगर एक वीडियो देखेंगे तो उसके बाद आई एम श्योर वो हर एक वीडियो को देखते जाएँगे। ठीक है दोस्तों? तो बस आज के लिए इतना ही, उम्मीद है कि आपको ये पढ़ाया हुआ पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगली बार। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आप जिस तरीके से हर एक वीडियो को आके देखते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, तो उसके लिए मैं आपका हमेशा से आभारी रहूँगा, ऋणी रहूँगा। क्योंकि जब आप वीडियो देखते हैं, तो इससे मुझे एक मोटिवेशन मिलता है, वीडियोज़ लाइक करते हैं तो मुझे एक मोटिवेशन मिलता है, तभी मैं इस तरीके के वीडियोज़ हमेशा बनाते रहता हूँ। और ये मैं काम अब रेगुलरली कर रहा हूँ और रोज़ आपको इस चैनल पर हर टॉपिक पे कोई न कोई मैथमेटिक्स के टॉपिक पर वीडियोज़ मिलेंगे और मैं ऐसे वीडियोज़ पढ़ाने बनाने वाला हूँ, ऐसा कुछ पढ़ाने वाला हूँ जो आपके सिलेबस में मतलब जनरली नहीं पढ़ाया जाता है, जैसे इनइक्वालिटीज़ हो गया। ये बहुत सारे स्टेट बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, सीबीएसई वाले को होता है, बट इतना डिटेल में नहीं होता, राइट? वो सीधा जेईई मेन्स एडवांस लेवल पे होता है, उस उनके सिलेबस में होता है। तो जनरली जब आप फंक्शन जैसे चैप्टर्स करते हैं, जब आपको फंक्शन जैसे टॉपिक में फंक्शंस का डोमेन रेंज कैलकुलेट करने के लिए बोला जाता है, तब वहाँ पे इनइक्वालिटीज़ का यूज़ होता है और अगर आपको इनइक्वालिटीज़ का नॉलेज नहीं होता, तो फिर आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आप नहीं करते, डोमेन रेंज आप छोड़ ही देते हैं, राइट? तो जैसे एक और टॉपिक है लॉगरिदम्स। लॉगरिदम्स भी जनरली पहले मतलब वो एक एज़ अ सेपरेट चैप्टर अब नहीं है, सीबीएसई वालों को तो बिल्कुल भी नहीं है। लॉगरिदमिक फंक्शंस में थोड़ा बहुत पढ़ाया जाता है, अब सेम महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट्स के साथ भी वही हो रहा है। उनके सिलेबस में पहले लॉगरिदम हुआ करता था एक एज़ अ सेपरेट टॉपिक, बट लास्ट ईयर से लॉगरिदम को मतलब फ्रॉम 2019 सिलेबस चेंज हुआ, तो फिर वो लॉगरिदम जो एज़ अ सेपरेट चैप्टर था, जो कि बहुत अच्छी बात थी, लेकिन उसको निकाल के फिर फंक्शन में एज़ अ लॉगरिदमिक फंक्शन डाल दिया गया है, जो कोई इतना सीरियसली पढ़ाता नहीं है और बच्चे भी इतना सीरियसली पढ़ते नहीं हैं। और लॉग का यूज़ आपको पता है कि फिज़िक्स में यूज़ होता रहता है। लॉग टेबल का कैलकुलेशन, लॉग टेबल का मतलब लॉग टेबल का हेल्प लेकर आप न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस करते हो, केमिस्ट्री में लॉग टेबल का यूज़ करते हो और मैथमेटिक्स में भी लॉगरिदमिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन जैसे टॉपिक्स में यूज़ होते रहता है और लिमिट्स में भी होता है। तो मैं लॉगरिदम पे भी एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। मैं ग्राफ पे भी एक एक्सक्लूसिव लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करूँगा कि ग्राफ कैसे बनाया जाता है, अलग-अलग टाइप के फंक्शंस का ग्राफ कैसे बनता है, क्योंकि ग्राफ का भी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो ग्राफ के लिए कोई डेडिकेटेड टॉपिक नहीं है, कोई डेडिकेटेड चैप्टर नहीं है, तो मैं ग्राफ पे भी वीडियो सीरीज़ बनाऊँगा, लेक्चर सीरीज़ बनाऊँगा, लॉगरिदम पे बनाऊँगा और इनइक्वालिटीज़ पे भी बनाऊँगा। आने वाले समय में मैं कोशिश करूँगा कि बहुत सारे टॉपिक्स पर लेक्चर्स बना के इस चैनल पे अपलोड किया जाए, तो आप मुझे सपोर्ट करते रहिए। बस आपका प्यार लाइक्स के माध्यम से, सब्सक्रिप्शन के माध्यम से और कमेंट के माध्यम से मुझे देते रहिए, ठीक है? और कोई डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन में एक फ़ेसबुक ग्रुप का लिंक दिया गया है, वो फ़ेसबुक ग्रुप जॉइन कर लीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप अपने उस क्वेश्चन का फ़ोटो उस ग्रुप में पोस्ट कर दीजिए। मैं उसका वीडियो सॉल्यूशन जैसे अभी पढ़ा रहा हूँ, वैसे ही वीडियो सॉल्यूशन बना के उस ग्रुप में पोस्ट करूँगा। तो वहाँ पे डाउट सॉल्विंग का भी काम मैं करने वाला हूँ। तो अगर आपको डाउट सॉल्विंग करवाना है मेरे थ्रू, तो फ़ेसबुक ग्रुप का जो डाउट सॉल्विंग के लिए ग्रुप है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर चेक कर लेना और वो ग्रुप जॉइन करने का रिक्वेस्ट भेज देना। मैं ग्रुप में आपका जो रिक्वेस्ट है वो अप्रूव कर दूँगा। उसके बाद से अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप ज़रूर से वहाँ पे पोस्ट कर दीजिए। ठीक है दोस्तों? फिर मैं वहाँ पे आपको सॉल्यूशन भी बता दूँगा। इसी तरीके से जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे ही। तो बस मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, आप अपना ख्याल रखिए।